एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन चैनल आदर्श इंग्लिश क्लासेज। बच्चों, आज हम लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन रांची रीजन का सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन 2024-25 को डिस्कस करने वाले हैं। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है, सैम्पल पेपर है क्लास 6 के साइंस का। साइंस सब्जेक्ट को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले 12 तारीख के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, आप लोग एग्ज़ाम से पहले इस मॉडल क्वेश्चन पेपर के सेट को ज़रूर लगा लें। आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। क्लास 6 साइंस एनुअल एग्ज़ाम 2024-25, राइट। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, टाइम ड्यूरेशन 2.5 घंटे का होने वाला है। जनरल इंस्ट्रक्शंस में बोला गया है कि देयर आर 28 क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चन पेपर। 28 क्वेश्चन सब में रहने वाले हैं। 5 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए बी सी डी ई और ई भी रहेगा, राइट। तो अब हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहला जो सेक्शन आता है दैट विल बी योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज वाला एरिया रहेगा सेक्शन ए वाले सेक्शन में। तो सबसे पहला सवाल बनता है आपका, which of the following is not an example of matter? So there are 4 options and you have to find out the correct one. 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछ रहा है कि which of the following is not an example of matter. तो मैटर का यहाँ पर कोई एक एग्जाम्पल नहीं है। So what will be your correct answer? ऑप्शन सी, थॉट विल बी योर आंसर। ये क्या है? ये नॉट एग्जाम्पल ऑफ अ मैटर है, ये एग्जाम्पल मैटर का नहीं है, यही थॉट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू अ गैस इज कॉल्ड। सॉलिड से गैस में डायरेक्टली चेंज होने वाले उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लेट्स सी योर आंसर। राइट, सो योर आंसर विल बी सब्लिमेशन कहते हैं। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, सब्लिमेशन। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी है। क्या है देखिए, सब्लिमेशन इज द प्रोसेस वेयर अ सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू अ गैस विदाउट बिकमिंग लिक्विड। कि लिक्विड बने बिना ही वो एक गैस फॉर्म में डायरेक्टली चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच स्टेट ऑफ वाटर हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। कि कौन सा वॉल्यूम है जिसका, कौन सा वाटर है, वो विच स्टेट ऑफ वाटर, वाटर की कौन सी स्थिति है जिसमें वॉल्यूम फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, लिक्विड। लिक्विड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है लेकिन फिक्स्ड कोई शेप नहीं होता है। जिस कंटेनर में रख देंगे वो उसी का शेप ले लेता है, इसीलिए वाटर और लिक्विड हैज नो एनी शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज ओपेक। यहाँ पर जो दिए हुए हैं उनमें से ओपेक कौन है? आपके ऑप्शन है ग्लास टम्बलर, बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास और वुडन बोर्ड। इन चारों में आपका ऑप्शन क्या है? आपको आंसर करना है। नाउ योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, वुडन बोर्ड। ओपेक मटेरियल डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ओपेक का क्या होता है कि लाइट को इसके आर पार नहीं करने देता है, और ये किस में हो जाएगा? वुडन बोर्ड में। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन। क्वेश्चन नंबर 5, हु डू यू थिंक फॉलोड द करेक्ट वे फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। आपको क्या लगता है टेम्परेचर को मेजर करने का कौन सा करेक्ट वे है और कौन सा फॉलो कर रहा है यहाँ पर? 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट्स।
दिस ऑल आर योर ऑप्शंस। आपको फाइंड आउट करना है। इस फिगर को देखो, बाय द हेल्प ऑफ दिस फिगर, इससे आप ज़्यादा बेहतर कर सकोगे, राइट। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, टू अ स्टूडेंट, टू अ स्टूडेंट। स्टूडेंट टू इज मेजरिंग द टेम्परेचर करेक्टली। क्यों? क्योंकि दो लोग चाहिए। एक क्या करेगा? होल्ड करेगा। होल्ड द थर्मामीटर अपराइट, इंश्योरिंग द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर इज फुल्ली इमर्ज इन द लिक्विड विदाउट टचिंग द कंटेनर्स साइड्स और द बॉटम्स। तो दो लोग इसमें चाहिए, टू स्टूडेंट का ये है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी ह्यूमन बीइंग इज क्लोज टू। एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग का, इंसान के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? नॉर्मल टेम्परेचर। योर ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, 37.0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 7। वाई डू फार्मर यूज विनोविंग? विनोविंग का यूज फार्मर क्यों करते हैं? योर ऑप्शन विल बी बी, टू सेपरेट हस्क फ्रॉम द ग्रेन्स। भूसी को अनाज से अलग करने के लिए फार्मर विनोइंग का प्रोसेस का यूज करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 7 का। 8th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यू नोटिस मडी वाटर आफ्टर हेवी रेन, कि आपने ना कीचड़ वाला पानी देखा होगा रेन के सीजन में। विच मेथड वुड बी बेस्ट टू सेपरेट मड फ्रॉम द वाटर? और कौन सा ऐसा बढ़िया प्रोसेस है जिससे हम कीचड़ वाले पानी को कीचड़ से अलग कर सकते हैं, मड से अलग कर सकते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन एंड दी शीविंग। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ये प्रोसेस सही है मडी वाटर को फ्रेश वाटर में करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, 8 हो गया है। 8 का आंसर क्या है? ऑप्शन सी, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। 8 9th नंबर कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। 4 ऑप्शंस हैं, आपको देखना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है। कि पहले मेढक का जो 4 चरण होते हैं उसमें पहला क्या होता है? पहले वो टेटपोल होता है कि पहले एग्स होता है कि पहले क्या होता है? ये आपको सीक्वेंस में देखना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शंस आपका क्या हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले मेढक क्या बनता है? मेढक सबसे पहले तो एग बनना चाहिए। एग वाला ऑप्शंस कहाँ है? उसके बाद क्या होता है? टेडपोल होता है, उसके बाद फ्रॉगलेट होता है और उसके बाद एडल्ट होता है। ये ऑप्शंस कहाँ है? ऑप्शन ए में है। पहले फ्रॉग का एग्स होगा, फिर टेडपोल होगा, फिर फ्रॉगलेट होगा और तब जाके एडल्ट फ्रॉग होगा। तो आई थिंक योर आंसर विल बी ऑप्शन ए। चलिए इसका करेक्ट सीक्वेंस देख लेते हैं। हम्म क्वेश्चन नंबर 9th का पहला ऑप्शन ए, पहले एग बनेगा, फिर टेटपोल, फिर फ्रॉगलेट, फिर एडल्ट फ्रॉग में वो कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? फॉरेस्ट हेल्प मेंटेन बैलेंस इन द इकोसिस्टम बिकॉज दे, ऑप्शंस हैं प्रोवाइड शेल्टर टू एनिमल्स, प्रिवेंट सॉइल इरोशन,
प्यूरिफाई द एयर बाय ऑब्जर्विंग कार्बन डाइऑक्साइड, और डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो फॉरेस्ट किस चीज़ में हेल्प करता है हमारे इकोसिस्टम को? फॉरेस्ट हेल्प मेंटेन बैलेंस इन द इकोसिस्टम बिकॉज दे ऑल आर दी अबव हो जाएगा आपका आंसर कि हाँ वो क्या करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है एनिमल्स को, सही है। प्रिवेंट करता है सोल इरेशन को, जंगल ज़्यादा लगाओगे तो मिट्टी का कटाव रुक जाएगा। प्यूरिफाई और ऑब्जर्व करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, सही है। ऑल ऑफ दी अबव विल बी आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 11th हो गया है, 10 12। अब हम लोग सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, छोटा आंसर भी आपको मे बी कि देना हो, ठीक है। एमसीक्यूज खत्म हो गया है, सेक्शन बी में हम लोग जंप कर गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को बहुत ही केयरफुली देखना है, उसके बाद आंसर करेंगे। एयर इज ऑल अराउंड अस बट डज नॉट हिंडर अस फ्रॉम सीइंग ईच अदर, सो वेयर इज if wooden door comes in between so we cannot see each other, it is because dash and the wooden door is dash, ठीक है। तो अब हमको आंसर देखना है। इस क्वेश्चन का मतलब है, कहने का कह रहा है कि हवा हमारे चारों तरफ है लेकिन वो हमें किसी एक दूसरे को देखने से नहीं रोकती, किसी चीज़ को देखने से हमें नहीं रोकती है, लेकिन एक वुडन का दरवाज़ा बीच में आता है तो हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं, ऐसा क्यों है? ठीक है, बिकॉज एयर में क्या है, बिकॉज इट इज बिकॉज एयर डैश एंड डैश, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेट्स सी योर आंसर। शॉर्ट टाइप आंसर बोला है ना, शॉर्ट टाइप, तो हमें वन लाइनर आंसर में, वन और टू लाइनर आंसर में इसको निपटाना है। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, एयर इज ट्रांसपेरेंट एंड द वुडन डोर इज ओपेक। कह रहा हमारे चारों तरफ हवा है जो हमें किसी चीज़ को देखने से नहीं रोकती है, हवा चल रहा है फिर भी हम सब कुछ साफ देख सकते हैं, लोगों को देख सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन एक वुडन डोर दरवाज़ा बीच में आ जाएगा तो हम आर पार नहीं देख सकते हैं, क्योंकि एयर क्या है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसीलिए हम देख सकते हैं। वुडन डोर क्या है, ओपेक होता है, इसलिए हम आर पार नहीं देख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि व्हाट इज अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। शरीर का हॉटनेस और कोल्डनेस का जो रिलायबल मेजर है वो क्या है? कैसे हम लोग मेजर कर सकते हैं बॉडी के टेम्परेचर को? योर आंसर विल बी, और थर्मामीटर इज रिलायबल मेजर। थर्मामीटर रिलायबल मेजर है जो बॉडी के हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर कर सकते हैं। बॉडी के टेम्परेचर को हम लोग मेजर कर सकते हैं किसके जरिए? बाय द हेल्प ऑफ थर्मामीटर, एंड इट इज़ वेरी रिलायबल मेजर सोर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14 is saying that while making dosa, we sprinkle some water on the hot pan। कि जब हम डोसा बनाते हैं तो हम लोग कुछ पानी हॉट पैन में छिड़क देते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं। Soon it disappears, where does it go? तो वो क्या होता है, जैसे ही हम पानी का छिड़काव उस हॉट पैन में करते हैं वो तुरंत गायब हो जाता है, तो वो कहाँ जाता है आपसे पूछ रहा है। बच्चों ने डोसा तो खूब खाते हैं आप लोग, अब इसका फटाफट आंसर दीजिए नहीं तो डोसा खाना बंद हो जाएगा। आई एम जस्ट जोकिंग। योर आंसर विल बी, द स्प्रिंकल्ड वाटर ऑन द हॉट पैन इवापोरेट्स एंड चेंजेज इनटू वाटर वेपर। कि जैसे ही हम पानी का छिड़काव उस हॉट पैन पे करते हैं वो इवापोरेट हो जाता है, तुरंत ही वो गैस फॉर्म में आकर उड़ जाता है ना, इनटू वाटर इवापोर हो जाता है, सब गैस बनकर उड़ जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। यस, क्वेश्चन नंबर 15 इज सेइंग दैट नेम द गैसेस प्रेजेंट इन एयर। हवा में कौन कौन सी गैस प्रेजेंट है, नाम लिखना है। विच वन ऑफ देम इज मोस्ट एबंडेंट।
किसकी मात्रा प्रचुर मात्रा में कौन ज़्यादा है? योर आंसर विल बी क्वेश्चन नंबर 15. Gases present in air: nitrogen, oxygen, carbon dioxide, and other in a small amounts like argon. बहुत छोटी मात्रा में आर्गन है 0.03 समथिंग। तो कौन सा गैस बोल रहा है हवा में प्रेजेंट है? भाई नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन तो बहुत है, हम लोग ले रहे हैं, नाइट्रोजन भी सबसे ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी मात्रा है उसमें, और आर्गन का सबसे कम अमाउंट रहता है। तो ये सारे गैसेस हैं जो हवा में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि नेम द प्रोसेस टू ऑब्टेन साल्ट फ्रॉम द सी वाटर। समुद्र के पानी से नमक को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उस प्रोसेस का नाम लिखिए। ठीक है, उस प्रोसेस का नाम। आंसर विल बी अच्छा, उसमें से तो छूट ही गया ना। 15 कह रहा था कौन सा गैस की अधिकता है, अबुंडेंट कौन सा गैस ज़्यादा है, तो उसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। 72% आई थिंक है नाइट्रोजन की मात्रा हवा में। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है नेम ऑफ द प्रोसेस टू ऑब्टेन साल्ट फ्रॉम द सी वाटर। तो समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने का प्रोसेस का नाम क्या है? दैट इज इवापोरेशन। योर आंसर विल बी इवापोरेशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन, राइट। ये 16 का हो गया। अब हम लोग 17 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17. राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गिवन ऑफ द लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स का 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी डन फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देखेंगे हम लोग। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 विशेषता लिखना है किसका? लिविंग थिंग्स का। पहला क्या हो जाएगा बच्चों? पहला हो जाएगा लिविंग बींग्स ग्रो एंड डेवलप। कि हाँ, जो लिविंग बींग होता है ना वो डेवलप करता है और ग्रो करता है ना। नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग आपने सुना है ना, उसी को लिविंग बींग्स कहा जा रहा है। वो ग्रो करेगा और क्या करेगा? डेवलप करेगा। और दूसरा विशेषता क्या है? लिविंग बींग्स नीड फूड। कि जो लिविंग बींग्स होते हैं उनको खाना और पानी की ज़रूरत होती है, किसके लिए? सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए। तो ये 2 विशेषताएं थी लिविंग बींग्स के लिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इन विच फॉर्म वाटर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। किस फॉर्म में वाटर धरती पर विराजमान है, इसका अस्तित्व धरती पर किस फॉर्म में है वाटर का? एज वी नो दैट, है ना, हम लोग जानते हैं कि वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स इन वर्ल्ड और द अर्थ। 3 फॉर्म में है। ये कौन कौन सा है? तो पहला हो जाएगा हमारा, ये सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है और गैसियस फॉर्म में है। तो बर्फ के रूप में है, पानी के रूप में है और गैस के रूप में है। ठीक है, तो ये 3 फॉर्म्स हैं। वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स इन अर्थ। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, लुक एट दिस फिगर। सवाल कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग कॉन्स्टिलेशंस। ये कॉन्स्टिलेशन को फाइंड आउट करो कि क्या क्या है। देखो, आई हैव ऑलरेडी डन, मैंने आपके लिए करके रखा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला का दूसरा मेजर, बिग डीपर, और इसका क्या हो जाएगा? ओरियन, राइट। थोड़ा वॉइस का एडजस्ट करना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आप लोगों के कहने पर और आप लोगों के कमेंट पर मैं आप लोगों के लिए ये साइंस का सैम्पल पेपर डिस्कस कर रही हूँ। मगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए साउंड का थोड़ा सा हो सकता है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 है,
अब हम लोग कहाँ आ गए हैं? हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी में, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ गए हैं, ठीक है। सेक्शन सी में आ गए हैं। 5 सेक्शंस है ना हमारे पास। वी हैव 5 सेक्शंस ABCD एंड ई। तो अब हम लोग सेक्शन सी में आ गए हैं और सेक्शन सी के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि नेम द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी का नाम बताइए हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए है। एंड व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस क्या है इसका भी आंसर करना है। नाउ लेट्स सी योर आंसर। ये देखो 19 का आंसर था, ओरियन और ओसरा मेजर। 20 का आंसर है नेम द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। यही था ना आपका सवाल। आंसर देखिए, द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। कि जो सूर्य है हमारे सोलर सिस्टम में, वो सन ही है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, वही हमारा एनर्जी का सोर्स है। दूसरा सवाल कह रहा था फोटोसिंथेसिस क्या है। सो लुक एट योर आंसर। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया है जिसके जरिए प्लांट जो होता है वो अपना खाना खुद ही बनाता है और यूज करता है सनलाइट को, वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड दी ऑक्सीजन। तो ये फोटोसिंथेसिस क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन पत्तियां अपना खाना खुद बनाती है, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प लेकर बनाती है और क्या प्रोड्यूस करती है? तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस करती है। नाउ ये क्या था? क्वेश्चन नंबर 20 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, मेंशन 3 डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो अब आपको डिफरेंसेस लिखना है। डिफरेंस किस में? लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या डिफरेंस होता है, 3 मेंशन करने हैं, राइट। इस तरह का एक कॉलम बना लेना है अपने नोटबुक में और इसको ऐसे लिखना है, मेंशन 3 डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इस चीज़ को आपने देखा है, इस तरह का ड्रॉ कर लेना आप पर्टिकुलर। और उसके बाद आप लोग लिखना, हेडिंग देना लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में क्या हो जाएगा? दे ग्रो, ये ग्रो करते हैं। इसमें हो जाएगा सिमिलरली दे डू नॉट ग्रो। नॉन लिविंग में ग्रो नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि फैन है, तो क्या फैन क्या ही ग्रो करेगा? दे नीड फूड, लिविंग में खाने के लिए, जीने के लिए खाना पड़ता है, फूड चाहिए, और इनको फूड नहीं चाहिए। दे कैन, वो कुछ भी कर सकते हैं। दे कैन नॉट, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। दे रिप्रोड्यूस, दे, यहाँ नॉट रिप्रोड्यूस हो जाएगा, वर्ड एक छूट गया, ठीक है। नॉट, नॉट रिप्रोड्यूस। तो ये क्या था? ये डिफरेंसेस था लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स में, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 21 था, 22 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, राइट द स्टेजेस इन प्लांट्स ड्यूरिंग लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट। तो क्या लिखना है? स्टेज लिखना है प्लांट्स का, लाइफ साइकिल किस तरह होता है उस दौरान, ड्यूरिंग लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट। चलिए आंसर हो जाएगा, सबसे पहले क्या होता है ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट में, जब हम किसी भी प्लांट को लगाएंगे सबसे पहले काम हम क्या करेंगे? पहले सीड्स लेंगे, सीड्स को हम लगा देंगे तो धीरे धीरे वो जर्मिनेट करेगा। सीड्स लेंगे, उसको हम कहीं पे लगाएंगे तो जर्मिनेशन करेगा, फिर वो सीडलिंग बनेगा, छोटा सा पौधा निकलेगा एक, और फिर वो क्या करेगा? सीडलिंग के बाद वो ग्रोइंग प्लांट, वो ग्रो करता रहेगा और फिर वो बड़ा होकर फ्लोरिंग करेगा, फ्लावर देगा। फिर उसके बाद
फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा उसमें। तो ये देखा कितने स्टेज हैं, 6 स्टेजेस वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। या सीड, germination, seedling, question number 23rd. An artist representance of the solar system is given in the figure. क्या दिया गया? एक आर्टिस्ट का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है सोलर सिस्टम के बारे में। इज द ऑर्डर ऑफ द प्लानेट करेक्ट? तो जो यहाँ पर दिखाया गया है क्या ये करेक्ट सीक्वेंस में है क्या? इफ नॉट सो राइट द करेक्ट ऑर्डर इन द बॉक्सेस इन द फिगर। कह रहा है अगर नहीं है तो आप करेक्ट सीक्वेंस में लिखिए। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है। आंसर क्या हो जाएगा? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्लानेट इन द सोलर सिस्टम इज, कैसे है? सोलर सिस्टम में ये सारे प्लानेट देखो, सबसे पहले क्या है? मर्क्यूरी, फिर वेनस, अर्थ, मार्स, नेक्स्ट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये क्या है? ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि वाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लानेट? अर्थ को एक यूनिक प्लानेट क्यों कहा गया है? योर आंसर विल बी, अर्थ इज कॉल्ड अ यूनिक प्लानेट बिकॉज, क्यों कहा गया? क्योंकि इट हैज़ वाटर इन लिक्विड फॉर्म, कि यहाँ पे पानी है जो कि लिक्विड फॉर्म में है। इट सपोर्ट लाइफ विथ सुटेबल टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन, यहाँ पर लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा कंडीशन वाला सूटेबल टेम्परेचर है जहाँ लोग रह सकता है, ऑक्सीजन है जहाँ लोग श्वास ले सकता है। अगला पॉइंट कह रहा है इट हैज़ प्रोटेक्टिव एटमोसफेयर, यहाँ पर प्रोटेक्टिव एटमोसफेयर है जो हमें प्रोटेक्ट करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 राइट। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। अमन वांटेड टू सी हाउ लाइट पासेस थ्रू डिफरेंट मटेरियल्स। अमन जो है वो क्या देखना चाहता है कि लाइट कैसे डिफरेंट मटेरियल में पास करता है। ही यूज अ ग्लास शीट, वो एक ग्लास शीट को लेता है एंड ऑयल्ड पेपर, एक ऑयल्ड पेपर भी लेता है एंड अ कार्डबोर्ड का पीस लेता है। ही ऑब्जर्व दैट लाइट पासेस कम्प्लीटली थ्रू ग्लास ग्लास शीट एंड द पार्शियली थ्रू द ऑयल पेपर, कि ग्लास शीट में वो कैसे कम्प्लीटली पास्ट कर रहा है लेकिन वो पार्शियलिटी थ्रू द ऑयल पेपर में हो रहा है एंड नॉट एट ऑल थ्रू द कार्डबोर्ड। तो अब ये देखा हमने, सवाल क्या बनेगा इससे आपका? पहला सवाल कह रहा है व्हाट डू यू कॉल मटेरियल लाइक द ग्लास शीट दैट अलाउ द लाइट पास थ्रू कम्प्लीटली, कि वाई डू यू कॉल, आप ऐसा क्यों कह सकते हैं, ऐसा क्या है कि जो ग्लास शीट है वो अलाउ करता है लाइट को पास करने में, पूरा कम्प्लीटली लाइट को पास करने में वो अलाउ करता है। आंसर है व्हाट डू यू कॉल, आप क्या कहेंगे कि मटेरियल लाइक ग्लास शीट दैट अलाउ लाइट द पास थ्रू द कम्प्लीटली। और आंसर विल बी कि वो क्या है? ट्रांसपेरेंट है, वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है इसीलिए लाइट को अलाउ करता है पास करने में। पहला। दूसरा सवाल इसमें क्या है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाई इज ऑयल्ड पेपर क्लासिफाइड एज ट्रांसल्यूसेंट एंड नॉट ट्रांसपेरेंट।
ऑयल्ड पेपर कह रहा है, ऑयल्ड पेपर को ट्रांसलिसेंट क्यों कहा जाता है, ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं? तो ट्रांसलिसेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें लाइट आस पास नहीं हो पाता है। ठीक है, प्रॉपर आंसर क्या होगा? प्रॉपर आंसर होगा आपका ऑयल्ड पेपर इज क्लासिफाइड एज अ ट्रांसलिसेंट। वो ट्रांसलिसेंट होता है बिकॉज इट अलाउज पार्शियल लाइट टू पास थ्रू बट द ऑब्जेक्ट बिहाइंड इट कैन नॉट बी सीन क्लियरली, कि आप उसको नहीं देख सकते हैं क्लियरली। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं? नेम वन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपेक मटेरियल अदर देन कार्डबोर्ड। एक ओपेक मटेरियल का नाम आपको यहाँ पे बताना है। योर आंसर विल बी नेम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एन ओपेक मटेरियल अदर देन कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड के अलावे एक और ओपेक मटेरियल का नाम बताना है, वो क्या हो जाएगा? आंसर विल बी वुड और मेटल। राइट। नाउ 4th नंबर 25 का ये 4th नंबर क्वेश्चन है। इन विच टाइप ऑफ मटेरियल वुड शेडो बी द डार्केस्ट? इन विच टाइप ऑफ द मटेरियल, किस टाइप के मटेरियल में शेडो जो होगा वो डार्केस्ट होगा? आंसर विल बी शेडो वुड बी द डार्केस्ट इन ओपेक मटेरियल में लाइक कार्डबोर्ड और वुड बिकॉज दे डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू। क्योंकि इस तरह के मटेरियल में शेडो डार्केस्ट होगा क्योंकि लाइट को पास करने का अलाउ नहीं करता है। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 25। हमने चारों क्वेश्चन इसका डील कर लिया है। अब हम लोग जंप करेंगे किस पर? क्वेश्चन नंबर 26 में। राइट। क्वेश्चन नंबर 26, measuring temperature with a thermometer. Ravi's father was not feeling well, so Ravi decided to check his thermometer using a clinical thermometer. He observed that the mercury level rose to 101 Fahrenheit. Ravi informed his mother, who suggested giving him medicine to reduce the fever. तो रवि क्या करता है? अपने फादर का फीवर चेक करता है थर्मामीटर से। तो क्या देखता है कि मरकरी लेवल कहाँ चला गया है? 101 डिग्री पर पहुंच गया है। 101 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंच गया, मतलब उनके फादर को बुखार है। तो कह रहा है कि बुखार उतारने के लिए क्या करेगा? एक उसको मेडिसिन देना है। राइट। अब इससे सवाल बन रहा है। पहला सवाल कह रहा है व्हाट इज़ द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, कि एक नॉर्मल ह्यूमन का जो बॉडी होता है उसका बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में क्या होगा? ओके, लेट्स सी योर आंसर। देखिए, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये होता है नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है नेम द लिक्विड कॉमनली यूज इन थर्मामीटर। वो कौन सा लिक्विड होता है जो कॉमनली थर्मामीटर में यूज किया जाता है? योर ऑप्शन और योर आंसर विल बी yes, the liquid commonly used in thermometer that is mercury. मरकरी का यूज होता है कहाँ? थर्मामीटर में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ थर्मामीटर। थर्मामीटर का एसआई यूनिट क्या होता है? थर्मामीटर का एसआई यूनिट क्या होता है? केल्विन। एसआई यूनिट ऑफ थर्मामीटर दैट इज केल्विन के। क्वेश्चन नंबर 4, 26 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कैन
A clinical thermometer be used for measuring the temperature of boiling water. Can a clinical thermometer be used for measuring? क्या खौलता हुआ पानी को मेजर कर सकता है क्या? ठीक है, आंसर हो जाए नो। क्या कह रहा है? नो, अ क्लिनिकल थर्मामीटर कैन नॉट मेजर बॉइलिंग वाटर। कि नहीं, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर कर सकता है, ना कि वो बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर को मेजर करेगा। बिकॉज इट इज़ डिज़ाइन टू मेजर ओनली ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। विच रेंजेज बिटवीन 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। इसका रेंज इतना ही होता है, इससे ज़्यादा ये मेजर नहीं कर सकता है, वो बॉइलिंग वाटर को नहीं मेजर कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कि हमने 26 के चारों क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम लोग सेक्शन ई, जो कि हमारा लास्ट सेक्शन है, उस पर जंप करेंगे। सेक्शन ई में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, ठीक है, जो कि 5 मार्क्स आपको देने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ज़रूर आप लोग इस सेट को लगा के जाएं। एग्ज़ाम से पहले इस सेट को आप लोग ज़रूर लगाएं। क्वेश्चन नंबर 27। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है और 5 मार्क्स आपको देने वाले हैं, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब 5 मेथड ऑफ सेपरेशन यूज्ड इन एवरीडे लाइफ। गिव एग्जांपल ऑफ ईच मेथड। कि 5 तरह का मेथड लिखना है सेपरेशन, जो हम लोग एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, और सबका एग्जांपल भी आपको देना है। नाउ लेट्स सी योर आंसर। सबसे पहला कौन सा एग्जांपल है, मेथड है सेपरेशन का। सबसे पहला मेथड सेपरेशन का है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में क्या होता है, हाथ से चुनना होता है। हाथ से चुन के सारी चीज़ों को सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है। यूज टू सेपरेट लार्ज इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द ग्रेन्स। ये अनाज से जो भी अशुद्धियाँ होती है, जो भी उसमें अनवांटेड थिंग होता है, उन सबको हाथ से चुनकर अलग किया जाता है। जैसे स्टोन हो गया, राइस में से स्टोन चुनना, हस्क वगैरह कुछ चुनना, तो ये सब हो गया, ये हैंड पिकिंग के अंडर में आ जाता है। दूसरा मेथड है सीविंग का है। इसमें क्या होता है, यूज टू सेपरेट फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम द लार्जर पार्टिकल्स। इसमें से फाइन पार्टिकल्स छांट लिया जाता है। जैसे हो गया सेपरेटिंग फ्लोर फ्रॉम हस्क, है ना। तो फ्लोर से हस्क से क्या निकाल लेना है, फ्लोर निकाल लेना है। ये दूसरा मेथड हो गया। थर्ड मेथड कह रहा है यस फिल्ट्रेशन, यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। कि लिक्विड में से इनसॉल्युबल सॉलिड को हटा लेना है, वो फिल्ट्रेशन के जरिए से होता है। जैसे टी लीफ निकाल लेना है टी से चाय पत्ती को छान लेना, दैट इज फिल्ट्रेशन। एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट कह रहा है इवापोरेशन, यूज टू सेपरेट सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड। सॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से निकाल लेना। जैसे ऑब्टेनिंग साल्ट फ्रॉम द सी वाटर, समुद्र के पानी से नमक को निकाल लेना, दैट इज इवापोरेशन। कि पानी भाप बन के उड़ गया, नमक बच गया। और लास्ट में हमारा क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज क्यों किया जाता है, तो इसका यूज किया जाता है बच्चों, यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल्स फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होता है, उसमें से मैग्नेटिक मटेरियल को अलग कर लिया जाता है इस मेथड के जरिए, राइट। इसका एग्जाम्पल हम लोग अगर देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। कि आयरन का जो नेल होता है फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द सैंड। नेल मतलब वो हाथ वाला नेल मत समझ लेना बच्चों, इसका मतलब होता है कील, लोहे की कील, कील होता है। तो जो लोहे की कील होती है उसको कहाँ से
मिक्सचर ऑफ सैंड, बालू के मिक्सचर में से लोहे की कील निकाल लेना, ये क्या है? मैग्नेटिक सेपरेशन है। कि आप जब मैग्नेट लेकर जाओगे ना तो वो आयरन को खींच लेगा, कहीं से भी आयरन को खींच लेगा। तो ये था हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखने वाले हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 28, 27 we have completed. क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? व्हाट इज वाटर साइकिल? वाटर साइकिल क्या है? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम के जरिए आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। नेम द नेचुरल प्रोसेस लीडिंग टू वाटर साइकिल। अच्छा, वाटर साइकिल का बढ़िया सा ड्राइंग होता है ना, जिसमें इवापोरेट होते हुए दिखाया जाता है, फिर उधर से कंडेंसेशन होता हुआ है जो क्लाउड बनाता है, उसके बाद फिर उधर से रेनफॉल भी दिखाता है। तो ये वाटर साइकिल होता है जो समुद्र के पानी से इवापोरेट होते हुए, कंडेंसेशन का प्रोसेस होते हुए, फिर से रेन में कन्वर्ट होते हुए वाटर अपने फिर से वाटर के फॉर्म में आकर समुद्र में मिल जाता है। इसका बढ़िया सा डायग्राम आप लोग बना देना। एंड आई थिंक दैट यू ऑल आर एबल टू ड्रॉ दिस ड्राइंग। हमको लगता है आप लोग इसके लिए एबल हैं, बहुत बढ़िया से कर दोगे आप लोग, राइट। चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। लिखना कैसे है? व्हाट इज द वाटर साइकिल, सबसे पहले इसका आंसर देंगे। The water cycle is the continuous movement of water between the earth and the atmosphere. तो क्या है? एक continuous movement है पानी और एटमॉस्फेयर के बीच में, बिटवीन द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर, धरती और उसके वातावरण के बीच में क्या है? ये कंटिन्यूस मोमेंट। द मेन प्रोसेसेस आर, मेन प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले जैसा कि मैं अभी बोली, अगर मैं ड्राइंग करके दिखाऊं तो देखो ये हमारा सी वाटर है, सी वाटर है। यहाँ से देखो ये इवापोरेट होते हुए जा रहा है, इवापोरेट होते के बाद यहाँ पे देखो जाकर के क्लाउड बन रहा है, क्लाउड बनने के बाद कंडेंसेशन हो रहा है, उसके बाद देखो कि ये फिर से वापस बारिश बन करके फिर से गिर गया। तो ये प्रोसेस होता है। आप लोग बच्चे बढ़िया से अपने नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। मेरे यहाँ पे स्पेस कम है, मगर मैं ये ओवरऑल आपको व्यू दे रही हूँ कि इस तरह का फिगर, बहुत ही बढ़िया कलरफुल ड्राइंग आप लोग करना, अच्छे मार्क्स गेन करोगे इस तरह का। उसके बाद प्रोसेस मैं बता रही हूँ कि इवापोरेशन में क्या होता है? वाटर चेंजेज इनटू वाटर वेपर ड्यू टू द हीट। हीट पड़ता है सनलाइट का, बगल में सन भी ड्रॉ कर देना है। जैसे ही सनलाइट और सन का जो रेस होता है वो सी वाटर में जाएगा, सी वाटर क्या करेगा? इवापोरेट करेगा। वही इवापोरेट जा करके कंडेंसेशन करेगा और क्लाउड बना देगा। फिर उसके बाद आता है बारिश का प्रोसेस, कि इधर से फिर बारिश हो जाएगी। कंडेंसेशन जैसे बनेगा, बादल बनेगा तो बादल का काम ही है बरसना, वो बरस जाएगा ड्यू टू द हीट। सेकेंड प्रोसेस क्या है? कंडेंसेशन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इवापोरेशन के बाद वो क्या बनता है? कंडेंसेशन, बादल बनाएगा। एंड वाटर वेपर कूल्स डाउन टू द फॉर्म ऑफ क्लाउड, वो बादल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब से बादल बनेगा तो क्या हो जाएगा? पर्सिपिटेशन हो जाएगा। पर्सिपिटेशन क्या होता है? वाटर फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड एज रेन, बारिश बन करके वो, या फिर स्नो बन करके, या हेल बन करके वो कहाँ आ जाएगा? फिर से आ जाएगा उसी में, समुद्र में आ जाएगा। उसके बाद क्या है? कलेक्शन, वाटर कलेक्शन इन रिवर्स, लेक्स एंड द ओशियन। ठीक है, तो आई थिंक ये आपका आंसर था क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर था, जिसमें सवाल पूछा गया था व्हाट इज वाटर साइकिल, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और द नेम ऑफ नेचुरल प्रोसेस लीडिंग टू वाटर साइकिल। तो नेचुरल प्रोसेस क्या होता है जो वाटर साइकिल को लीड करता है? वो हो जाता है, यहाँ देखो, कलेक्शन इन रिवर्स, लेक्स एंड दी ओशियंस। वाटर कहाँ से कलेक्शन किया जाता है? आपका फाइनल आंसर ये है। और कोई सवाल छूट रहा है क्या? 25, 26, 7th एंड 28 वी हैव फिनिश्ड ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम योर सैम्पल पेपर। सारे क्वेश्चन हम लोगों ने
अच्छे से डील किया है। एंड आई होप कि ये सैम्पल पेपर आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल प्रूफ हो और आप लोग अच्छे मार्क्स गेन कर सको। एग्ज़ाम से पहले आप लोग इस सेट को ज़रूर करके जाएं। आप लोग अच्छे मार्क्स गेन करोगे। मेरी वेल विशेष आप लोगों के साथ हैं। सभी बच्चे अपना 110% दीजिए, अपना लेवल ऑफ बेस्ट दीजिए और अच्छा मार्क्स गेन करिए, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ योर एनुअल एग्ज़ाम। ये मार्क्स आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।